हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनिकेत। स्वागत है आपका मेंटोरा सिविल्स पे। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंतर्गत हमने स्कीम्स और मिशन का पार्ट वन किया है और ये उसका पार्ट टू और लास्ट पार्ट है ये स्कीम्स और मिशन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं इसका मिशन के दूसरे पार्ट के बारे में। अब इसमें टॉपिक नंबर वन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह योजना जो है विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजना है। इसको 2018 में 23 सितंबर को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है जो भी पात्र परिवार हैं उनको माध्यमिक यानी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की जो देखभाल सुविधाएं होती हैं उसके लिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज देना। ठीक है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को जो 70 वर्ष से ऊपर और उससे अधिक आयु के होते हैं उन सभी को इस योजना में शामिल किया गया है। मतलब इसमें जो भी 70 वर्ष से ज्यादा का होगा उसको 5 लाख रुपए अनिवार्य तौर पर उसको प्रतिवर्ष इसके लिए मिलेंगे। बजट साझाकरण का जो अनुपात है वह सामान्य राज्यों के लिए 60% और 60-40 का जो रेशियो रहेगा, जबकि जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए 90 और 10 का रहेगा। आयुष्मान योजना के अंतर्गत आने वाले जो अन्य स्तंभ हैं उसमें क्या क्या है ये ध्यान से आपको पढ़ना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लोगों को उनके घरों के पास या फोन कॉल के माध्यम से उपलब्ध हो। दूसरा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसका उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास करना है, जिसके तहत ग्रामीण क्लिनिकों से लेकर बड़े अस्पतालों तक सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। तीसरा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PM अभिम। इसे 2021 में शुरू किया गया था। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक मजबूत स्वास्थ्य सेवा क्षमता का निर्माण करना है। ठीक है, 3 स्तंभ इसके हो गए। इसमें सीधे सीधे स्टेटमेंट इन स्तंभों से बना सकते हैं, तो आप इन स्तंभों को याद करके जाएं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और ये शुरू की गई थी 2005 में 12 अप्रैल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर गरीब गर्भवती महिलाओं, विशेष करके जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार होते हैं वहां पर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना, यानी माता और बच्चे दोनों की मृत्यु दर को कम करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है ये। वित्तीय सहायता जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी महिलाओं को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें ध्यान रखने की बात है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर MMR 2021-23 के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार देश की MMR प्रति लाख जीवित जन 88 है, जो कि लगातार इसमें सुधार को दर्शाती है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इस योजना की शुरुआत 2013 में की गई थी और केंद्रीय वित्त मंत्रिमंडल द्वारा वित्त वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय उसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों को किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इसके अंतर्गत मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों से बचाव के कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। यानी कि जच्चा बच्चा के जो स्वास्थ्य होते हैं उसमें कोई संक्रामक या गैर संक्रामक रोग उन्हें होते हैं तो उससे बचाव के लिए इसमें कार्यक्रम है। ठीक है, इसके 2 मिशन हैं। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM शामिल है। प्रमुख पहल है जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और सार्वभौमिक टीकाकरण योजना। यानी कि जो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ये एक अम्ब्रेला योजना है। इसमें ध्यान रखना है कि ये एक अम्ब्रेला मिशन है। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट भी बना देता है कि ये एक अम्ब्रेला मिशन है। हमको ध्यान रखना है कि हाँ ये एक अम्ब्रेला मिशन है। दूसरा, इसके 2 उप मिशन है, एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है और दूसरा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है। तीसरा, कि जो इसकी प्रमुख जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें जननी सुरक्षा योजना, माता की सुरक्षा। दूसरा, जननी और शिशु सुरक्षा योजना, जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा। तीसरा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि बच्चे की सुरक्षा। और चौथा, टीकाकरण कार्यक्रम, जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है मिशन इंद्रधनुष के तहत, वो भी इसी में शामिल है। आगे चलते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यह भी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें देगी। इसकी अवधि 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए है। 1600 करोड़ रुपए का इस पे जो है व्यय किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश भर में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मदद करने के लिए जरूरी आधार तैयार करना है। इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA है। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? आभा नंबर, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री HPR और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री HFR और एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस UHI। ये आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ये 1, 2, 3 और 4 ये हमारे पास
चार जो हमारे इसके प्रमुख घटक हैं, इसको ध्यान से रखना है। आभा नंबर डिजिटल मिशन के अंतर्गत आता है। दूसरा HPR राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री। चौथा स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस। ये सभी इसके प्रमुख घटक है, इसको ध्यान रखना है। अगला हम लोग चलते हैं बायो फार्मा शक्ति। बायो फार्मा शक्ति जो है, इसकी शुरुआत केंद्रीय बजट 26-27 में बायो फार्मा शक्ति के तहत की गई है। ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा विकास के लिए रणनीति की घोषणा की गई है। यह बजट केंद्रीय बजट में घरेलू जैव औषधि बायो फार्मा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करता है। 5 वर्षों में कितना? 10,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखना है। 5 वर्ष 10,000 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य क्या है? बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर्स के निर्माण को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता को कम करना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उसकी कुछ योजनाएं चल रही हैं जो अलग अलग जो सेक्टर को प्रभावित करती हैं। तो इसमें पहली जो स्कीम है वो है PLI स्कीम। महत्वपूर्ण योजना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसकी शुरुआत 2020 में अप्रैल में की गई थी, जब कोविड का समय चल रहा था। तो कोविड टाइम में 2020 में अप्रैल में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था कि घरेलू विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता को कम करना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत निर्यातक के रूप में स्थापित करना। विस्तार और बजट। मूल रूप से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा क्षेत्रों से शुरू हुई यह योजना अब 14 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर PV मॉड्यूल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण आदि तक फैल चुकी है। इसका विस्तार हुआ है। इसके लिए सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित कर रही है। यानी कि बता रहा है कि ये योजना कितनी सक्सेसफुल रही है। मेक इन इंडिया, यह योजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का एक प्रमुख हिस्सा भी है। तो ये स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में आ सकता है जब PLI के बारे में पूछेगा कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है या आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया दोनों का हिस्सा है। तो हाँ, ये दोनों का हिस्सा है। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें अगली जो योजना है यह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। भारत सरकार के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लगातार परीक्षाओं में पिछले 10 सालों में हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसे मिलेगा? दुकानदारों, व्यापारियों, वेंडर्स, छोटे निर्माताओं, कृषि से जुड़ी गतिविधियों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन से जुड़े लोग। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इनमें से निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया जाता है। तो अब उसमें अगर MSME आ जाता है तो मुद्रा योजना MSME को नहीं दी जाती है इसमें। ठीक है, जो इसमें दुकानदार होते हैं, व्यापारी छोटे होते हैं, वेंडर्स होते हैं, जो छोटे निर्माता हैं उनको और कृषि से जुड़ी गतिविधियों को दिया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? छोटे व्यवसायों को वित्त पोषित करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार का सृजन करना। अब इसमें कुछ जो ऋण दिए जाते हैं, जो भी डेट दिया जाता है, उसकी श्रेणियां बनाई गई हैं और कितनी उस श्रेणी में कितनी जो ऋण दी जाएगी उसको भी बांटा गया। तो 4 प्रमुख श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें जो शिशु है, शिशु में 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। किशोर, इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक रुपए का ऋण दिया जाता है। तरुण, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का रुपए का ऋण दिया जाता है। और तरुण प्लस, ये रिसेंटली अभी हाल में जुड़ा है, इसमें 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक रुपए का ऋण दिया जाता है। यह नई श्रेणी उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पूर्व में तरुण श्रेणी का ऋण सफलतापूर्वक चुका दिया है। यानी कि तरुण चुकाने वाले लोगों को ही तरुण प्लस का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 50,000 से लेकर के और 20 लाख तक रुपए का ऋण इसमें दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। इसमें शिशु है, किशोर है, तरुण है और तरुण प्लस है। आगे चलते हैं। अगली जो योजना है वह है PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि योजना भी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। यह अभी कोविड काल में शुरू की गई थी। इसकी पहल थी कि रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने वाली एक पहल के रूप में लाया जाए। इसमें जो है ऋण सीमा और इसका क्या चरण कैसे दिया गया था, तो बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में ऋण प्रदान किया जाता है। पहला ऋण 10,000 रुपए का, दूसरा ऋण 20,000 रुपए का और तीसरा ऋण 50,000 रुपए का मिलता है। यानी कि अब इसमें ब्याज सब्सिडी, समय पर ऋण चुकाने पर लाभार्थियों को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। यानी अगर टाइमली अपना ऋण चुकाते हैं तो 7% आपको ब्याज सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। डिजिटल प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रति माह 100 रुपए तक यानी हर साल 1,200 रुपए तक का कैशबैक भी आपको मिलता है। इस योजना का विस्तार इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब इसी योजना का जो बढ़ा हुआ स्वरूप एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसे हम PM स्वनिधि योजना 2.0 के तौर पे देखते हैं। तो अब इसमें क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च 2030 तक की मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना है। ध्यान रखना है PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी हुई है और इसमें ऋण के कितने सीरीज बनाए गए, कितने स्टेप बनाए गए हैं, तो इसमें कुल मिलाकर के 3 है। पहला 10,000 का
दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है 7% का अगर आप समय पर ऋण चुकाते हैं। इसमें कैशबैक की भी सुविधा मिलती है, ठीक है, यानी कि पूरे साल भर में 1200 रुपए, हर माह 100 रुपए तक का। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक। ये सारे इसके जरूरी फैक्ट्स हैं। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा जो स्कीम है वो है अटल शहरी कायाकल्प एवं परिवर्तित मिशन 2.0, अमृत 2.0 स्कीम। यह लॉन्च की गई थी योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2021 को 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी, यानी 2021-22 से 2025-26 तक। इसका उद्देश्य सभी वैधानिक शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाना। ध्यान रखना है इसमें क्या है, आत्मनिर्भर बनाना है और जल सुरक्षित बनाना है। ये सीधे सीधे इसका उद्देश्य में स्टेटमेंट में डाल सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाना। कवरेज इसका पहले चरण में अमृत के तहत केवल 500 शहरों में, कितने 500 शहरों में बुनियादी ढांचा विकसित किया गया था। इसे बढ़ाकर अमृत 2.0 के अंतर्गत देश के लगभग 4800 वैधानिक शहरों को शामिल किया गया। ध्यान रखना है कितने 4800 वैधानिक शहरों को शामिल किया गया है। लाभार्थियों की संख्या, इससे देश के लगभग 10.5 करोड़ शहरी नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित। इसकी योजना अवधि 25-26 तक। अब कितने शहर इसमें बढ़ा के कर दिए गए हैं, तो 4800 शहर को कर दिया गया है, 10.5 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। चलते हैं अगले हमारे मिशन की तरफ, स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह भी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, हमें ध्यान रखना है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, स्मार्ट सिटी की कोई मिशन की कोई मानक परिभाषा नहीं है। इसका उद्देश्य क्या था कि 100 चयनित शहरों में कोर बुनियादी ढांचे और स्मार्ट समाधान के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ध्यान रखना है 100 शहरों को इसमें चुनना था और उनमें जो है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना था। प्रमुख लक्ष्य था कुशल सार्वजनिक परिवहन, पर्याप्त पानी की आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई गवर्नेंस और नागरिकों की भागीदारी। प्रगति क्या हुई है इसमें, तो 9 मई 2025 तक कुल 8067 परियोजनाओं में से 94% सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। तो ये हमें डेटा ध्यान रखना है कि 94% सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं। ये डेटा इसलिए है क्योंकि 94% मतलब सफलता को बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट बना सकता है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 94% परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं। आपको सही मार्क आना है कि हाँ 94% योजनाएं जो है सब परियोजनाएं इसमें पूरी की गई हैं। आगे चलते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं। अब इसमें देखते हैं कौशल विकास की क्या क्या योजनाएं हैं। इसमें आता है सबसे पहले योजना है संकल्प योजना, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास एवं ज्ञान जागरूकता संकल्प योजना। 19 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इसका समर्थन करता है विश्व बैंक अपने ऋण के माध्यम से, जिसके तहत भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच $250 मिलियन 1650 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कौन इसका समर्थन करता है, वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखना संकल्प योजना का। इसकी प्रकृति क्या है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसमें ये भी ध्यान रखना है, हर एक स्कीम में ध्यान रखना है कि सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये जरूर से ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है, संस्थागत सुधार करना, अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना और वंचित वर्गों को रोजगार से जोड़ना, ठीक है। संस्थागत सुधार, वंचित वर्गों को रोजगार से जोड़ना। अगले उसकी योजना की तरफ चलते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और उसके उप मिशन, ठीक है। तो ये भी जो है एक अम्ब्रेला मिशन है, एक अम्ब्रेला योजना है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसकी शुरुआत भारत सरकार की प्रमुख और राष्ट्रव्यापी कौशल विकास योजना के पहल के तहत की गई थी। शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को। युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और रोजगार क्षमता को बढ़ाना। इसकी जो नोडल एजेंसी है वह है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसके उप मिशन है, कुल 7 उप मिशन है इसमें। संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण का बुनियादी ढांचा तैयार करना, अभिसरण कन्वर्जेंस करना, प्रशिक्षक को तैयार करना, विदेशी रोजगार प्रदान करना, सतत आजीविका प्रदान करना और सार्वजनिक अवसंरचना का बेहतर उपयोग कर पाना, ठीक है। अब कौशल विकास को सशक्त बनाने वाली अन्य योजनाएं क्या क्या हैं। अदर स्कीम्स स्ट्रेंथनिंग स्किल डेवलपमेंट, इसमें आता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। यह योजना 2023 में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन पे शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य क्या था, हाथों और औजार से काम करने वाले 18, इसमें ध्यान रखने की बात है कितने 18 व्यवसायों के कारीगर और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना। इसमें जानने की बात यह है कि भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इसको लागू किया गया, जिसका प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए था और 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए चलाया जाएगा इसको। यानी ये 5 वर्षों के लिए चलाई जाने वाली योजना है। 2023 में शुरू की गई है, 18 व्यवसायों को इसमें कवर किया गया है और पूर्णतः केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसको भी ध्यान में रखना है। इसको कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की। तो ये 4-5 फैक्ट से आपका ये क्वेश्चन बढ़िया बन जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,
का एक हिस्सा है, जिसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाने और ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों का कार्य सौंपा गया है। यानी कि अगर पूछा जाए कि क्या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है, तो आप कहेंगे हाँ, ये बिल्कुल हिस्सा है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। गरीब परिवारों की आय बढ़ाना और ग्रामीण और युवाओं के करियर आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लाया गया था ये। अब चलते हैं पंचायती राज मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और मिशन के बारे में जानेंगे। पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान से देखेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2021 को। राष्ट्रव्यापी स्तर पर इसको लागू किया गया था। इसका मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यह पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ध्यान रखना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि इसमें 100% पूरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इसका उद्देश्य है कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण रिहायशी जमीनों की मैपिंग करके ग्रामीणों को कानूनी संपत्ति कार्ड यानी प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करना है। ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी कार्ड देंगे, ड्रोन तकनीक का यूज करेंगे और रिहायशी जमीनों की मैपिंग करेंगे। रिहायशी जमीन मतलब जहां पे वो लोग रहते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। पूछ लेता है कि कृषि जमीनों का करेंगे कि जो सामुदायिक जमीन है उसका करेंगे, तो ध्यान रखना है रिहायशी जमीनों का करेंगे। किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से। क्या देंगे? प्रॉपर्टी कार्ड देंगे। पहले इसमें क्या है, पंचायती राज मंत्रालय राज्य का राजस्व विभाग, राज्य पंचायती विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से इस योजना को लागू किया गया है। तो इसमें पूछ सकता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें शामिल हैं, या सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नाम देके पूछ सकता है कि सिर्फ यही शामिल है। तो उनको ध्यान रखना है कि इसमें 4 डिपार्टमेंट अलग अलग शामिल है, इसमें सर्वेक्षण विभाग भी शामिल है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्डों को तैयार करने तथा वितरित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। यानी कि ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है कि जो भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपको डेटा दे रहा है, उस डेटा के बेस पर जो आप प्रॉपर्टी कार्ड बनाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ये इसमें ध्यान रखने की बात है। इसमें पात्रता क्या है कि आवेदक के पास ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति पंजीकृत होना चाहिए। अपवाद इसमें कृषि जमीन छोड़कर, हमने क्या कहा कि ये रिहायशी जमीनों की मैपिंग कर रहे हैं, कृषि जमीनों की नहीं कर रहे हैं, सामुदायिक जमीनों की नहीं कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं? रिहायशी जमीनों की कर रहे हैं। स्वामित्व योजना में ये बात ध्यान रखनी है हमें। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारी जो अगला स्कीम है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य है कि किसानों को एक सरल, किफायती, व्यापक फसल बीमा समाधान प्रदान करना, जिससे कि जो उनकी मौसम की वजह से जो उनकी दिक्कतें होती हैं, सूखे, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीटों के हमले, पौधों की बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान को बचाती है। इसका जो प्रीमियम रखा गया है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। यानी खरीफ की खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा अधिकतम प्रीमियम 2%, रबी और तिलहन की फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक के बागवानी फसलों के लिए 5%। ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेटा पहले भी पीवाईक्यू में पूछा गया है कि जो प्रीमियम है वो खरीफ की फसल के लिए कितना है, रबी की फसल के लिए कितना है और बागवानी फसलों के लिए कितना है। तो रबी के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और जो वाणिज्यिक या बागवानी फसलें उनके लिए 5%। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं इसमें इसको जो है कि आप पीडीएफ के माध्यम से, जो हम अपना पीडीएफ देंगे, इसमें जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, तो ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और उस टेलीग्राम ग्रुप से आप इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा टैक्स रैम्प योजना 2025। नवंबर 2025 में भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए 305 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ टैक्स रैम्प योजना को मंजूरी दी थी। टैक्स रैम्प का मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ध्यान रखना है, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, जिसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है। योजना की अवधि 25-26 से लेकर 30-31 यानी कि 5 सालों के लिए, जो 16वें वित्त चक्र का आयोग है उसके अनुसार, उसके हिसाब से 5 सालों तक चलेगा ये। इसका उद्देश्य है कि वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना। इसके प्रमुख घटक हैं अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च एंड इनोवेशन, डेटा विश्लेषण और निदान, एकीकृत वस्त्र सांख्यिकी प्रणाली के माध्यम से रियल टाइम डेटा, क्षमता विकास और स्टार्टअप एवं नवाचार सहायता। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला स्कीम है वो है मिशन है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसकी बात हमने पिछले वाले जो वीडियो में है उसमें कर ली थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। तो आप जो इसका पार्ट 1 जो स्कीम और मिशन का पार्ट 1 हिस्सा है वो आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो हम इसको स्किप करेंगे और अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो अगला टॉपिक है महिला सहकारी समितियों के लिए एनडीसी की योजना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विशेष रूप से महिला सहकारी समितियों के निम्नलिखित 2 योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। पहला है स्वयं शक्ति सहकार योजना। स्वयं शक्ति सहकार योजना, इस योजना का उद्देश्य गरीबों को सस्ती, लागत प्रभावी और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। महिला स्वयं सहायता समूहों को सामान्य सामूहिक सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त बैंक ऋण तक पहुंच प्रदान करना और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है।
यानी कि महिलाओं के लिए, जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए क्या करते हैं कि सस्ती और विश्वसनीय वित्तीय सेवा प्रदान करना, जो एसएचजीज हैं उनके लिए जो पर्याप्त बैंक ऋण प्रदान करना और अस्थायी आजीविका प्रदान करना। इसके तहत जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं और राज्य सहकारी बैंक होते हैं, और एसएचजी संघीय सहकारी समितियां होती हैं, इस सहायता के लिए पात्र होती हैं। अगली जो स्कीम है वो है नंदिनी सहकार योजना। एन एनसीडीसी की नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण सहायता और क्षमता विकास की महिला केंद्रित रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य शहरी आवास को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में महिला सहकारी समितियों की सहायता करना है। अब ध्यान देना है कि जो नंदिनी सहकार योजना है और इसके पहले जो हमने योजना पढ़ी थी स्वयं शक्ति सहकार योजना, इसमें क्या अंतर है? तो जो नंदिनी सहकार योजना है ये शहरी आवासों को छोड़ करके काम करती है, मतलब यह सिर्फ जो है शहरी आवास के अलावा जो दूसरे क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बाई क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं और जो उनका व्यवसाय चला रही हैं, उन महिला सहकारी समितियों की सहायता करता है ये। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप है। इसका जो इस पहल का जो उद्यम विकास, व्यवसाय योजना, क्षमता निर्माण और ऋण और ब्याज अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता जैसे इनपुट के माध्यम से उद्यमशीलता और गतिशीलता को बढ़ावा देकर महिला सहकारी समितियों का समर्थन करती है। अब जो अगली इसमें जो स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है ये, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं क्योंकि फिर से आ सकता है ये। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। ध्यान रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया, ये स्टेटमेंट डाल सकता है क्वेश्चन में सीधा सीधा। इसका उद्देश्य था कि भारत में युवा लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करना। खाता, अभिभावक बच्ची के जन्म के तुरंत बाद से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता खोल सकते हैं। जीरो से लेकर जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता खोल सकते हैं। बैंक अकाउंट, खाता खोलने के लिए प्रारंभिक जमा राशि न्यूनतम 250 रुपए तथा वार्षिक जमा की कुल सीमा 1.5 लाख रुपए है। इससे अधिक राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा और उसे वापस कर दिया जाएगा। खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों तक जमा किया जा सकता है, यानी कि जो भी पैसा है वो जिस दिन खाता खोलेंगे उससे 15 वर्ष तक जमा कर सकते हैं। खाते की परिपक्वता, खाता धारक के खुलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेषकर यदि खाता धारक परिपक्वता से विवाह करने का इरादा रखता है तो समय से पहले खाता बंद करने की भी अनुमति है। यानी कि 15 साल तक आप इसमें पैसा जमा करेंगे, बट वो खाता आप तुरंत पैसा निकाल नहीं सकते हो। उसके बाद 15 के बाद आपको 6 साल और वेट करना पड़ेगा, यानी कि जब 21 वर्ष हो जाएगा तब वो खाता परिपक्व होगा और फिर आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे विवाह आदि करना हो, उस समय इस 21 वर्ष से पहले भी आप उस खाते से पैसा निकाल सकते हैं। इसकी निकासी, खाता धारक पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में जमा राशि के 50% तक की निकासी के लिए आवेदन कर सकता है, विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए। निकासी खाता धारक के 18 वर्ष का होने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही अनुमत है। यानी कि अगर आप एजुकेशन वगैरह के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और वह एजुकेशन जैसे पर्पस के लिए हो सकता है सिर्फ, और सिर्फ 50% तक की निकासी हो सकती है, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती। और अगर वो जो भी लड़की है वो 10वीं कक्षा पास कर ले या 18 साल की हो जाए तब भी हो सकता है। ये सब इसकी निकासी की शर्तें हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारी जो अगली स्कीम है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये भी जो है महत्वपूर्ण स्कीम है। इसको मई 2017 में संपदा नाम से मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 23 अगस्त 2017 को इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया था। इसकी जो प्रकृति है वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में है ये, यानी कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें राज्यों और केंद्र दोनों का सहयोग रहेगा ये। और सॉरी, केंद्रीय क्षेत्र की योजना मतलब सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र का सहयोग रहेगा पूरा पूरा। इसमें इसका उद्देश्य था कि कृषि उपज की बर्बादी को रोकना, खेत से बाजार तक की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना। सब्सिडी लाभ में क्या मिलता है इसमें? तो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट लागत पर 35% से लेकर 70% तक की सब्सिडी सहायता प्रदान की जाती है। 35% से लेकर 70% तक की सब्सिडी दी जाती है। ये डेटा ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है कितनी सब्सिडी देते हैं इसमें किसान संपदा योजना में? 35 to 70%। इसके लिए घटक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन और संरचना निर्माण, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण व संरक्षण क्षमताओं का सृजन और विस्तार, मानव संसाधन का विस्तार, अनुसंधान एवं विकास, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन और ऑपरेशन ग्रीन्स। तो बेसिकली जो किसान संपदा योजना है वह खाद्य बर्बादी को रोकने के लिए जो चलाई जा रही थी, और जो कई बार होता है कि हमारे खाद्य फसलें जैसे कि आलू, टमाटर, प्याज या फिर ऐसी फसलें जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखने की आवश्यकता पड़ती है वो खराब होती हैं, उनके संवर्धन के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, मंत्रालय ध्यान में रखना है, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। सब्सिडी 35 से लेकर 70% होती है, इसका उद्देश्य ध्यान में रखना है और घटक योजनाएं ध्यान में रखनी है। अगले हम स्कीम पर चलते हैं,
यह है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके जो शुरुआत थी वो 2024 में की गई थी, 13 फरवरी को। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ परिवार को प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। कितने परिवार होंगे? 1 करोड़ परिवारों को टारगेट किया गया है। कितना यूनिट? 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह। 1 करोड़ परिवार, 300 यूनिट बिजली प्रति माह, छत पे सोलर पैनल लगाना। सब्सिडी का प्रतिशत, योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 40 to 60% तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 40 से लेकर 60% तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। सब्सिडी राशि सोलर क्षमता के आधार पर 30,000 से लेकर 78,000 तक की प्रत्यक्ष सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाती है। यानी कि 30,000 से लेकर 78,000 तक की प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है। दिसंबर 2026 तक का लक्ष्य है कि सरकार दिसंबर 2026 तक 75 लाख घरों में रूफ टॉप सोलर लगाने के मिशन पर तेजी से काम कर रही है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस से प्रोबेबल है कि क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको ध्यान से आना, क्योंकि इसकी जो इसका लक्ष्य है वो दिसंबर 2026 तक का है। तो 26 हम लोग चल रहे, जुलाई का महीना चल रहा है ये, तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाए इस बार। मंत्रालय, इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन करने की मुख्य जिम्मेदारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पास है। ध्यान रखना है कौन सा मंत्रालय काम कर रहा है इसके लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में REC लिमिटेड को नामित किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग चलेंगे। अगला जो हमारा स्कीम है वो है युवा 2.0। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय और NBT नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री की युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने की योजना। ऐसे युवा लेखक जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं उनको मार्गदर्शन देने की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? युवा पीढ़ी के रचनात्मक दृष्टिकोण को सामने लाना और देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना। इसकी थीम है आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है ये, जिसका मुख्य विषय लोकतंत्र, संस्थाएं, घटनाएं, लोग, संवैधानिक मूल्य, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ये इसका जो है थीम है। छात्रवृत्ति और सहायता क्या दी जाएगी? तो जो भी चयनित लेखक होंगे इस योजना के तहत उनको मेंटरशिप दिया जाएगा और उसके साथ साथ 6 महीने तक 50,000 रुपए हर माह दिए जाएंगे। टोटल 3 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कौन कौन सी भाषाओं को लिया गया है? तो यह लेखक मार्गदर्शन कार्यक्रम 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में आयोजित किया जाता है, यानी कुल 23 भाषाओं में आयोजित किया गया है। अगले हमारी स्कीम जो है उस पर चलते हैं। कंटेनर विनिर्माण योजना। कंटेनर विनिर्माण योजना की शुरुआत भारत को क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और चीन पर निर्भरता कम करने तथा लॉजिस्टिक लागत को घटाने के लिए केंद्रीय बजट 26-27 में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि 26-27 के बजट में रिसेंटली लाई गई है। योजना के मुख्य बिंदु और उद्देश्य क्या है? आर्थिक परिव्यय, घरेलू स्तर पर विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए। डेटा ध्यान रखना है। उत्पादन का लक्ष्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत सालाना 7 लाख कंटेनरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये भी डेटा ध्यान रखना है, सालाना 7 लाख कंटेनर। आयात निर्भरता में कमी। वर्तमान में भारत बड़े पैमाने पर शिपिंग कंटेनरों के लिए विदेशों विशेषकर चीन पर निर्भर है। इस योजना का लक्ष्य इस भारी निर्भरता को समाप्त करना और विदेशी मुद्रा को बचाना है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। भारत विस्तार ये क्या है? कृषि संसाधनों तक पहुंच हेतु आभासी एकीकृत प्रणाली है। ये भारत विस्तार योजना है। इसमें जो कृषि इनपुट्स होते हैं ना, कृषि जो रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज होते हैं, उन तक पहुंच के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है। यह एक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI संचालित माध्यम से इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई है। AI संचालित है और कृषि संसाधनों के विस्तार को बढ़ावा देता है। ये बजट आवंटन इसके लिए कुल 150 करोड़ रुपए का किया गया है। सबसे पहले तो हमें भारत विस्तार का मतलब समझ लेना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा कि ये AI द्वारा संचालित है और इसकी घोषणा जो है 26-27 बजट में की गई है। बजट आवंटन 150 करोड़ रुपए का है। उद्देश्य क्या है? कि किसानों, शोध संस्थानों और नीति निर्माताओं को जोड़कर कृषि से जुड़ी समस्या का एक ही स्थान पर सिंगल विंडो समाधान दे देता है। ये AI तकनीक, यह प्लेटफॉर्म डिजिटल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वैज्ञानिक डेटा और सरकारी योजनाओं को मिलाकर किसानों को स्थान विशिष्ट सलाह देता है। स्थान विशिष्ट सलाह मतलब कि जिस स्थान पर जैसी जरूरत है उस तरह की जरूरत के लिए समाधान देता है। ये तो AI तकनीक का यूज करता है, ICAR के डेटा का यूज करता है और स्थान विशिष्ट सलाह देता है। इसको में ध्यान रखना है। अब इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसमें रिलीफ योजना, इसकी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी कि कैसे जो है जो पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष की वजह से जो MSME को व्यापार में दिक्कतें आ रही थी, उनका व्यापार प्रभावित हो रहा था, उसके लिए रिलीफ योजना लाई गई थी। फिर पीएम राहत की बात कर लेते हैं। पीएम राहत जो है यह रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन और एश्योर्ड ट्रीटमेंट, यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना है। इसमें क्या होता है कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गोल्डन आवर में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना तथा 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करना है। गोल्डन आवर पूछ सकता है स्टेटमेंट में क्या होता है? तो गोल्डन आवर एक्सीडेंट के जस्ट
जो अगले 2-3 घंटे होते हैं, जो क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें उसकी जान जा भी सकती है और जान बचाई जा सकती है, वही गोल्डन आवर होता है। तो गोल्डन आवर में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करते हैं। इसमें कौन सी? पीएम राहत। ठीक है, तो रिलीफ भी है और राहत भी है, दोनों को ध्यान में रखना है कि रिलीफ कौन सी योजना है, किस मंत्रालय के तहत चल रही है, किस उद्देश्य के लिए, और पीएम राहत किस मंत्रालय और किस उद्देश्य के लिए चल रही है, ध्यान रखना है। अगले चलते हैं, माइक्रो क्रेडिट योजना। ये अप्रैल 2026 में शुरू की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल आई रिसेंटली शुरू की गई है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा पीएम स्वनिधि की तर्ज पर ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स को बिना गारंटी 10,000 तक का ऋण उपलब्ध कराता है। ये किसको? गिग वर्कर्स को, जो भी ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं ना, जो कि जोमेटो पे, स्विगी पे या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये लोग काम करते हैं, तो इनको गिग वर्कर्स कहते हैं। तो इस तरह के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 5 लाख लोगों को बिना गारंटी के, बिना कोलेटरल के 10,000 तक का ऋण प्रदान करता है। ये कौन सा? माइक्रो क्रेडिट योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि गिग वर्कर्स की समस्याएं लगातार न्यूज पेपर्स में और खबरों में बनी रही हैं, तो इसके लिए स्कीम आई है, तो ध्यान से रखना है इसको, फिर से जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है वो चलते हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 11 अक्टूबर 2025 को लाई गई थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि विकास, फसल विविधीकरण, सिंचाई विस्तार तथा किसानों की आय बढ़ाना। कितने? 100 जिलों में। कौन से 100 जिले? जहां पे कम उत्पादकता होती है, वहां पे उत्पादकता बढ़ाएंगे, विविधीकरण बढ़ाएंगे, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाएंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे। 24,000 करोड़ से अधिक का परिव्यय करेंगे इस पे। 11 मंत्रालय, 36 योजनाएं और लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसमें ध्यान रखना है, सीधे स्टेटमेंट हो सकता है। कितने मंत्रालय शामिल हैं? 11 मंत्रालय। कितनी योजनाएं शामिल हैं? 36 योजनाएं। तो ये सीधे सीधे स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि यार इसमें 1 मंत्रालय, 2 मंत्रालय शामिल है, या इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय शामिल हैं, ऐसा भी डाल सकते हैं। नहीं, 11 मंत्रालय और 36 योजनाएं। ठीक है, अगला, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS। यह 1 जनवरी 2025 को लाई थी, शिक्षा मंत्रालय की स्कीम है ये। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं अनुसंधान संस्थाओं को ONOS पोर्टल के माध्यम से 13,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक निःशुल्क पहुंच उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इसमें। यह 3 वर्षों तक चलने वाली जो स्कीम है, क्या नाम है इसका? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अगली जो स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वीबी जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। 1 अप्रैल 2026 को लाई गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके इसी का नाम पहले मनरेगा हुआ करता था, इसको अब चेंज करके वीबी जी राम जी कर दिया गया है। ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन इसमें रोजगार की गारंटी दी गई है। साप्ताहिक मजदूरी की इसमें व्यवस्था की गई है, यानी कि जो भी मजदूरी का भुगतान पहले मासिक तौर पे होता था, अब वो साप्ताहिक तौर पे किया जाएगा। 15 दिन में भुगतान न होने पर 0.05% का ब्याज भी दिया जाएगा, यानी ब्याज भुगतान की देरी पर आपको ब्याज भी मिलेगा। और केंद्र राज्य व्यय का अनुपात इसमें 60 और 40 का कर दिया गया है, यानी कि राज्यों के इसमें जो पहले जो अनुपात होता था उसमें वृद्धि कर दी गई है, ताकि राज्य ज्यादा जिम्मेदार तौर पर इस बजट का खर्च कर सकें। ठीक है, अगले हमारे स्कीम की तरफ चलें। अगला स्कीम है सी मार्ट। बजट 26-27 में इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाया गया है ये। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा भारत के प्रत्येक जिले में महिलाओं के स्वामित्व एवं संचालन वाले शी मार्ट को स्थापित करना। शी मार्ट में महिलाएं ही इसका संचालन भी करेंगी, महिलाएं इसका स्वामित्व भी रखेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ध्यान रखना है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शी मार्ट, ये कई बार लगेगा कि शहर में बनाने वाला कोई मार्ट होगा और इसका जो वो संचालन है वो शहरी विकास मंत्रालय या कोई और मंत्रालय करेगा, नहीं, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है और भारत के प्रत्येक जिले में चलेगा। ठीक है, अगला, भारत विस्तार AI। बजट 26-27 में आया है ये, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसानों के लिए AI आधारित बहुभाषी डिजिटल मंच है, इसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं, जो कृषि संबंधी जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराएगा। मिशन आत्मनिर्भर दलहन, इसका भी हमने पिछले वीडियो में जो है, जब हम योजनाएं और मिशन कर रहे थे, वहां पे हमने जिक्र कर दिया था कि वर्ष 2023-31 तक दालों के आयात को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आदि कर्मयोगी अभियान अगस्त 2025 में शुरू किया गया था जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। 20 लाख जनजातीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या है? आदि कर्मयोगी, 20 लाख जनजातीय स्वयंसेवक कर्मयोगी तैयार किए जाएंगे और जितनी सरकारी योजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन ये लोग सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। 15 अगस्त 2025 को घोषणा की गई थी। 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का इसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसका मंत्रालय है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ठीक है, अगला जो है वो है भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसका मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेटी।
इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। भारत में सेमीकंडक्टर एवं चिप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने तथा सेमीकंडक्टर उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। संचार मित्र योजना दूरसंचार विभाग की योजना है। युवाओं को डिजिटल सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता के लिए सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। परियोजना PARI, परियोजना परि, संस्कृति मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। परियोजना परि संस्कृति मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। परि परियोजना पूछा जा सकता है क्या होता है ये, ठीक है। तो हमने जो है जितने भी स्कीम्स हो सकती हैं, जितने मिशन हो सकते हैं जो हमारे इस बार प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बिहार BPSC 72वीं प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, वो हमने 2 वीडियोज में हमने कवर किया है। और इसमें लगभग आपके 3-4 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपको इन्हीं 2 वीडियो से मिल जाएंगे। और आप इसका चाहते हैं तो PDF हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक इस वीडियो के लिंक में उसमें दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करें और उस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं लगने वाला है। आप एक बार पढ़ के यहाँ से उसको बार बार रिवाइज कर लें, आपके 4 क्वेश्चन सीधे सीधे बोनस यहाँ से मिल जाएंगे, आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।